हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ तारिक अहमद। आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इससे पहले मैंने आपको दो और मेथड बताए थे। वन वाज स्कैटर डायग्राम मेथड एंड द अदर वाज कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड, या हम उसको कह सकते हैं प्रोडक्टिव मूवमेंट मेथड। ओके, तो ये हो गई ये बात। तो पहली बार अगर मेरी चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, मेरे चैनल को। उसके अलावा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए, और हाँ, लाइक ज़रूरी कीजिएगा। ओके, सो जितना जितना आप मेरे वीडियोस को लाइक करोगे उतना उतना मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा और मैं मोटिवेट हो जाऊंगा कि आपके अगले लेक्चर्स में कंप्लीट कराओ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता क्या है। इसको दिया है, किसने दिया है? चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन ने इसको डेवलप किया है। कब किया है? 1904 में। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हम तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बहुत सारे मेथड से करते हैं, लेकिन इस फार्मूला से हम तभी कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हो, जब हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स गिवन हो। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? स्पेयरमैन्स रैंक डिफरेंस फार्मूला भी कहते हैं, या स्पेयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड भी कहते हैं, और इन शॉर्ट स्पेयरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। ओके, सो इसको अगर हम डिनोट करेंगे तो इसको हम एक ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं, जिसको हम कहते हैं रो। ये जो पी आपको दिख रहा है ना, दिस इज रो। तो इसकी फॉर्मूला की बात करेंगे तो फॉर्मूला है रो इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n into n square minus 1। here n is common, here you can see n is common। तो आप इस फॉर्मूला को इस तरह से भी लिख सकते हो, रो इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n। ओके, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन प्लस माइनस 1। तो सेम यहाँ पे स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि रो, ये भी लाई करता है बिटवीन प्लस माइनस 1, यानी कि मिनिमम होगा -1 और मैक्सिमम होगा +1। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? हाँ, तो ये डी क्या है? डी इज बेटर नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन रैंक्स। अभी रैंक्स क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। एन क्या होता है? नंबर ऑफ पेयर्स, एंड डी यानी कि रैंक डिफरेंस होता है। ठीक है, देयर आर सम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, और हम कह सकते हैं मेरिट्स एंड लिमिटेशंस आर देयर। तो पॉइंट नंबर 1, मेरिट नंबर 1 इज इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट। बहुत आसान है इसको कैलकुलेट करना, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, सो दिस इज कन्वीनियंट मेथड। ठीक है, ये एक कन्वीनियंट मेथड होता है कब? जब आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस गिवन हो, ना कि एक्चुअल वैल्यूज गिवन। ठीक है, यानी कि आपके पास ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस गिवन होता है, एक्चुअल वैल्यूज गिवन नहीं होते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है? तीसरा मेरिट, ये एक सुपीरियर मेथड है, ज़्यादातर हम इसको प्रेफर करते हैं। ओके, सो there are some limitations also. Limitation number 1, point number 1 is here, it cannot be used in case of grouped frequency distribution। जब आपके पास grouped frequency distribution होगा तो उस केस में हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और पॉइंट नंबर 2 is it can handle only a limited number of observations। जब आपके पास limited number of observations होंगे तब ही ये मेथड उनको हैंडल कर सकता है, या हम कह सकते हैं इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, तो इसमें 3 केसेस होते हैं। एक केस होता है व्हेन रैंक्स आर गिवन, दूसरा केस होता है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, और तीसरा केस होता है व्हेन रिपीटेड रैंक्स। जब रिपीटेड रैंक्स आर देयर, वहाँ पे रिपीटेड रैंक्स होंगे क्वेश्चन में, डाटा में, तो ये हमारा तीसरा केस बन जाता है। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से नहीं बन सकता है। ठीक है, ये अहमकाना हरकतें नहीं करना कि सर हमें इरेलीवेंट पढ़ा रहा है, दिस इज नॉट इरेलीवेंट। बट अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो पहले आपको टेबल समझने की ज़रूरत है, और उसके बाद वहाँ पे आप डाटा के अकॉर्डिंग फार्मूला में वैल्यूज पुट करोगे, और 10 सेकंड में यूं 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 करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 1, केस फर्स्ट, व्हेन रैंक्स आर गिवन। जब आपको डायरेक्ट क्या होंगे? रैंक्स गिवन होंगे। ठीक है, अभी रैंक्स किस तरह से निकालते हैं वो आप क्वेश्चन नंबर 2 में सीखोगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है जज
x एंड दिस इज जज y, ये रैंक्स देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हम कहते हैं रैंक्स दिए गए हैं फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। ये रैंक्स दिए गए हैं अलग अलग लोगों को, सपोज लोग A B C D E F उनको रैंक दिया है, ठीक है। तो ये है जज x, दिस इज जज y, इसने रैंक दिया है 1 और इसने इसी शख्स को दिया है रैंक 10। फिर दूसरे शख्स को जज ने रैंक दिया है 2 और दूसरे जज ने दिया है 6। फिर तीसरे शख्स को जज ने रैंक दिया है 3 और दूसरे जज ने दिया रैंक 5। तो ये फंडा आपको समझ आ गया ना यहाँ तक। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रो होता है बराबर 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन क्यूब माइनस एन, या एन स्क्वायर इंटू एन माइनस 1, है ना, एन क्यूब माइनस एन भी लिख सकते हो आप। तो यानी कि आपको डी निकालना है पहले, ठीक है। और एन वैसे तो आपको गिवन है, कितने पेयर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये होंगे बराबर होंगे, हाँ 9 और 10। ओके, सो पहले आप क्या करोगे, डी निकालोगे। डी क्या होता है, R1 माइनस R2 का डिफरेंस, ठीक है। तो बेटा अगर आप देखो अल्टीमेटली आपको समेशन ऑफ डी स्क्वायर चाहिए ना, डी स्क्वायर चाहिए, तो आप R2 को R1 सब्ट्रैक्ट करो या R1 को सब्ट्रैक्ट R2 करो, तो मिलना तो डी है। और जब आपको नेगेटिव में वैल्यूज मिलेगी तो डी स्क्वायर तो पॉजिटिव में ही मिलना है, ठीक है। तो आप कहीं से भी जाओ, आंसर पे मतलब इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर। तो देखेंगे डी को हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे 1 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 9, फिर 2 माइनस 6 माइनस 4, 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 7 माइनस 2, 6 माइनस 9 माइनस 3, 7 माइनस 8 माइनस 1। ओके, सो नेक्स्ट 8 माइनस 2 यानी कि 6, 8 माइनस 2 6, 9 माइनस 1 8, 10 माइनस 3 7, ठीक है। तो ये आपका डी, ठीक। तो अब आपको फाइंड आउट करना है डी स्क्वायर। तो इस डी को स्क्वायर करना है, माइनस 9 इंटू माइनस 9 होता है प्लस 81, यानी कि 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 2 यानी कि 4, 3 स्क्वायर होता है 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 एंड 7 का स्क्वायर 49 आता है। ओके, सो उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 10, यानी कि हम कह सकते हैं n इक्वल्स टू 10 एंड समेशन ऑफ डी स्क्वायर आपको निकालना है। तो क्या करोगे, इन सब को आप ऐड करोगे। ये जो डी स्क्वायर के यहाँ पे आपको ये मिला है ना, ये डाटा मिला है, तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप सम करोगे, ऐड करोगे, तो आपको मिलेगा समेशन ऑफ डी स्क्वायर। तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर इज हियर कितना है 264। नाउ पुट द फॉलोइंग वैल्यूज इन फॉर्मूला, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है, स्पेयरमैनस रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी कि रो इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n, या हम क्या लिख सकते हैं, और रो इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो 1 एज इट इज आएगा, 1 देखो एज इट इज आएगा, माइनस एज इट इज 6 एज इट इज, ये फॉर्मूला के 6 है। समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना है 264 डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n क्यूब क्या है 10 का क्यूब कितना होता है 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000 माइनस n, यानी कि n कितना है, एक बार n यानी कि 10। तो आप लिख सकते हो इसको, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस 1584 डिवाइड बाई 990। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 1.6, लेकिन 1 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स 1 माइनस 1.6 इक्वल्स टू 0.6, बट नेगेटिव में आपको माइनस 0.6 इज योर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो आप कह सकते हो दिस इज नेगेटिव, द टू वेरिएबल्स या pair of variables are negatively correlated to each other, correlated to each other। why, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि आपका जो स्पेयरमैनस रैंक डिफरेंस से कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिला दैट इज माइनस 0.6, यानी कि -1 से ज्यादा एंड 0 से कम, दैट मीन्स नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, सो यहाँ पे अगर आपको ये बात समझ आ गई तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, ठीक है। पहले बता समझ आई ना, अगर आई तो लाइक करो सबसे पहले, ठीक है। तो
देखो बेटा, अगर आपके एग्जाम में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बेटा वहां से ये डाटा गिवन होगा, ये डाटा गिवन होगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है। फिर आपसे पूछा जाएगा या तो आप रैंक डिफरेंस से कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करो, या फिर आप हमें बताओ कि कौन सी कोरिलेशन है, दिस इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन या पॉजिटिव कोरिलेशन, या जीरो तो वैसे मिलता नहीं है, ठीक है। किसी किसी केस में आपको जीरो के इक्वल मिलेगी कोरिलेशन, तो उसको हम कहते हैं नो कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन। ओके, सो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 में आपको रैंक्स गिवन थे, रैंक्स गिवन थे। तो क्या होगा जब आपके पास रैंक्स गिवन नहीं होंगे? तो होगा कुछ नहीं बेटा, आपके पास डाटा होगा। क्या होगा? डाटा होगा। ये हो गया आपका डाटा, ये हो गया आपके भाई का डाटा। सपोज आप लोगों ने इस तरह से मार्क्स स्कोर किए हैं किसी एग्जाम में, ठीक है, आप दोनों ने, ये हो गए आप, ये हो गया आपका भाई। ओके, सो क्या करोगे? रैंक्स आपको देने पड़ेगी, इनको रैंक्स देने पड़ेगी। अब जिसके ज्यादा मार्क्स उसको इतने रैंक मिलेगी, उसको इतनी रैंक मिलेगी। देखो यहाँ पे सॉरी नीचे से ही चढ़ेगी, ठीक है। जो पहले आता है ना नंबर, उसको फर्स्ट रैंक, फिर जो उसके बाद आता है यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, हम रैंक्स देंगे। देखो 9 सबसे छोटा है तो फर्स्ट रैंक, फिर 10 सेकंड रैंक, 18 तो तीसरे नंबर पर कौन आता है? 11 आता है थर्ड रैंक, फिर 12 को फोर्थ रैंक, इसी तरह 13 को फिफ्थ रैंक, 14 को सिक्स्थ रैंक, 15 को सेवन्थ रैंक, एंड 16 को एट्थ रैंक, एंड 17 को नाइन्थ रैंक, और 18 को है 10th रैंक। आपको समझ आ गया ना रैंक किस तरह से देते हैं? क्योंकि हमारे पास ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ इसलिए ताकि हमें रैंक मिल जाए, हमें R1 एंड R2 मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इसी तरह करोगे। देखो 1 को 1 रैंक, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे शायद मैंने गलत किया है, नहीं गलत नहीं किया है एक्चुअली, यहाँ से देखना, हाँ, 2 को फर्स्ट रैंक, फिर 3 को सेकंड रैंक, फिर 4 को है थर्ड रैंक। तो इसी तरह मैंने इसको रैंक इसी ऑर्डर में दिया है। देखो 5 को है फोर्थ रैंक, ठीक है, फिर 6 को होगी फिफ्थ रैंक, फिर 7 को होगी सिक्स्थ रैंक, फिर 8 कहाँ गया? 8 तो नहीं है, फिर 9 को सेवन्थ रैंक, 10th को एट्थ रैंक, ठीक है, फिर 12 को नाइन्थ रैंक, एंड 15 को है 10 रैंक। ओके, सो दिस इज R1 एंड R2, ठीक है। तो अब इसको देखो, अब इसको रफ करो, क्या रफ, ठीक है, मिटाओ अब इसको, यह हमारे काम का नहीं है, ठीक है। अब R1 एंड R2 का डिफरेंस ले लो, तो -3, फिर 0 3 0 -3 6 2 1 -3, ठीक है। तो अब यहाँ से घटा लो या यहाँ से, आप यहाँ से इनको घटा लो या यहाँ से इनको घटा लो, बात एक ही है। और उसके बाद ये आपका डी मिला, डिविएशन यानी कि डिफरेंस मिला, R1 -R2 या R2 -R1 का डिफरेंस आपको ये मिला। अब इसका आप निकालो स्क्वायर। सो -3 इंटू -3 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9। ओके, सो 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, एंड -3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ओके, सो उसके बाद क्या करोगे? नाउ पुट, अब आपको क्या करना है, ये जो आपको डी स्क्वायर मिला है ना, इसका करो आप सम, तो वो मिलेगा आपको समेशन ऑफ डी स्क्वायर, और एन की वैल्यू तो आपको पता है, आप काबिल बच्चे हो, एन इक्वल्स टू 10। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन फार्मूला। फार्मूला क्या है? 1 माइनस से की समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, या एन क्यूब माइनस एन। ओके, सो क्या करोगे? रो इक्वल्स टू 1 माइनस 6 एज इट, समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना मिला आपको? 86। तो आप यहाँ पे भी पुट करो, डिवाइड बाय एन क्यूब यानी कि 10 का क्यूब 1000 माइनस एन यानी कि 10, तो कितना मिलेगा? 990 मिलेगा, 990 मिलेगा। वही मैंने लिखा है, हाँ जी बिल्कुल लिखा है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये जो आपको मिल रहा है ना, ये तो इसकी वैल्यू मिलेगी -0.25, -0.25, ठीक है। तो रो की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 1 - 0.52 यानी कि रो इक्वल्स टू 0.48, बट पॉजिटिव है, ये क्या है? दिस इज पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ठीक है। जीरो भी क्या है, होता है एक पॉजिटिव ही होता है ना, पॉजिटिव, ठीक है। तो 0.48, तो हम इसको कहते हैं, क्या कहेंगे? पॉजिटिव रैंक कोरिलेशन ऑफ ए मॉडरेट डिग्री। मॉडरेट डिग्री क्या होती है, हाई डिग्री क्या होती है, लो डिग्री क्या होती है? अगर आपको अभी नहीं पता है तो पिछला वाला लेक्चर रिपीट करके देखो। ओके, सो
अब आपके पास अगर रिपीटेड रैंक्स होंगे तो सोच लो ना बेटा, देखो यहाँ पे सोचने वाली बात है ना। आपने 10 को दिया है रैंक 2। अब अगर 10 3 बार होगा, यहाँ पे 17 नहीं होगा, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 12 नहीं होगा, यहाँ पे 10 होगा, तब आप क्या करोगे? इसको 2 दोगे रैंक, इसको 2 दे दोगे, इसको 2 दे दोगे, किसको दे दोगे? 2 रैंक। ठीक है। तो जो जो आप में से ड्रीम 11 खेलता है ना, उसको ये खूब समझ आएगा। जो नहीं खेलता है उसको मैं समझाओगे। ठीक है, चलो जी। तो ये देखो, ये इसकी एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है रैंक निकालने के लिए। जब आपके पास रिपीटेड रैंक्स होंगे या पेयर्स ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऐसे होंगे जो रिपीटेड होंगे, एक ही बार एक ऑब्जर्वेशन नहीं होगी बल्कि मल्टीपल टाइम्स होगी, 2 टाइम्स 3 टाइम्स होगी, तो उसको उसका एक कॉमन रैंक निकालने के लिए, दिस इज द फॉर्मूला। बट क्या बेटा, क्या क्या फॉर्मूला? मेरे होते हुए आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला रटोगे तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या फ़ायदा? तो इस फार्मूला को गोली मारो। ओके, बात खत्म। नेक्स्ट हम देखेंगे रिपीटेड, डायरेक्ट हम रिपीटेड रैंक्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ओके, तो देखो बेटा, यहाँ पे देखो मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। अब सपोज मैंने एग्जाम दिया है, ठीक है, मेरे पास इकोनॉमिक्स भी सब्जेक्ट था एंड स्टैटिस्टिक्स भी मेरा एक सब्जेक्ट था। ठीक है, अब मेरी मार्क्स इस तरह से आई 15 10 20 28 12 10 16 18। ठीक है, सपोज ये सेमेस्टर है, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम है, इस तरह से समझ लो। तो यहाँ पे आप देखो ना, 10 कितने बार है? 2 बार है ना। तो अब आप क्या करोगे? देखो, पहले आप चढ़ो रैंक देते देते छोटे नंबर से। ठीक है, छोटा, सबसे छोटा नंबर कौन आपको मिलता है यहाँ? लेकिन देखो यहाँ पे मसला क्या हुआ, ऊपर से रैंक्स गिवन है। ठीक है, ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक्स निकाले गए हैं। ठीक है, तो आप ऊपर से ही दे दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन यूजुअली ऊपर से ही रैंक्स हम देते हैं क्योंकि यहाँ पे मार्क्स की बात हो रही है ना, यहाँ पे मार्क्स की बात हो रही है। तो जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स होगी उसकी तो उतनी ऊपर रैंक होगी ना। तो देखो बेटा, अगर आपको 0 मार्क्स है तो ऐसा तो नहीं कह सकते ना इसकी फर्स्ट रैंक है, नहीं ना। तो जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उसकी उतनी ज़्यादा रैंक होगी ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा हुआ है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन में नहीं जाना। तो 28 को फर्स्ट रैंक मिलेगी, 28 मार्क्स किसी सेमेस्टर में मैंने लिए हैं तो उसको फर्स्ट रैंक मिलेगी। तो सेम फिर देखो, 20 दूसरी रैंक। ओके, सो फिर तीसरी रैंक 18 को, चौथी रैंक, फोर्थ रैंक 16 को फोर्थ रैंक, एंड फिफ्थ रैंक किसको है? 15 को, और 12 को है सिक्स्थ रैंक। अब यहाँ पे हम फंस गए तो तड़पना क्या, किस में फंस गए? ये है 10 और ये है 10। अब बताओ हम सेवन्थ किसको देगी और एट्थ किसको देगी? देखो जितने ऑब्जर्वेशंस होते हैं ना, एन कितना है? 8 है ना, तो रैंक्स भी किस नंबर तक? 8 नंबर तक चले चले जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ले नहीं सकते, तो क्या करेंगे? हम तो इस तरह मान नहीं सकते ना, इसको 7 रैंक दे देगी, इसको 8 दे देगी, फिर क्या फ़ायदा? ये भी 10, ये भी 10। तो क्या करोगे बेटा? देखो इसकी रैंक सपोज एक की मानो 7, दूसरी की मानो 8। अब लेकिन इस तरह नहीं दे सकते ना, फिर इनका ले लो एवरेज, बीच में देखो क्या आता है, बीच में क्या आता है? 7.5 आता है ना, 7.5 आता है, तो इसकी रैंक हो जाएगी 7.5। ठीक है, तो देखो अब दोनों को दे दो 7.5 7.5 7.5। ड्रीम 11 में ऐसा खूब होता है रैंकिंग सिस्टम में। अब ये फॉर्मूला देखा कितना शॉर्टकट हुआ, अब इसको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो फिर देखो अब इसके रैंक ज़रा निकालो, मैं देखता हूँ आपको आता है सवाल कि नहीं आता है। ठीक है, तो पहले दे दो रैंक्स, आप दे दो। सबसे ऊपर दिख रहा है 18 तो फर्स्ट रैंक, फिर उससे नीचे कौन सा दिख रहा है? 16 तो सेकंड रैंक, फिर 15 को थर्ड रैंक, 14 को फोर्थ रैंक, एंड अब यहाँ पे 12 आता है, लेकिन ये 2 बार है। तो फिफ्थ सिक्स्थ यानी कि 6 तक रैंक चली जाएगी, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, तो फिलहाल हम सेवन्थ रैंक दे देगी किसी को, फिर तो 11 को आएगी सेवन्थ रैंक, फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक बिजी हो गई फिलहाल। ठीक है, फिर एट्थ रैंक किसको आएगी? 10 को आएगी एट्थ रैंक। तो अब इन दोनों को कौन सी रैंक देगी? फिफ्थ सिक्स्थ, यानी कि 5 + 6 / 2, सिंपल एवरेज ले लो आप इसको, तो क्या मिलेगा? 5.5 मिलेगा। ये होगी इनकी रैंक, ये होगी इनकी रैंक। तो बस आपको रैंक्स मिले ना, आपको दिस इज R2, दिस इज R1। तो अब ले लो आप इनका डिफरेंस। ठीक है, तो R1 - R2, 5 - 2 किसके इक्वल? 3 के इक्वल। 7 - 5 - 4 यानी कि 3.5। 2 - 8 यानी कि -6। 1 - 5.5 यानी कि
4.5, 6 माइनस 7 किसके इक्वल -1, 7.5 माइनस 3 किसके इक्वल +4.5। तो सिमिलरली फिर नीचे देखो 4 माइनस 3 या 7.5 माइनस 3 इतना, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 5.5 यानी कि -2.5। अब इसका आप करो स्क्वायर, क्या करो बेटा स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 3.5 का स्क्वायर 12.25, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4.5 का स्क्वायर 20.25, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, बात खत्म। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, और क्या कोई और तरीका है? बिल्कुल तरीका है। ठीक है, बिल्कुल तरीका है, अप्रॉक्सीमेशन से आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज स्क्वायर रूट भी निकालना कोई मसला नहीं है। और तो और आपको ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा नहीं। ठीक है, ये बस आपको समझ जाने के लिए। हो सकता है आपको वहाँ पे आ जाए कि रिपीटेड रैंक्स में हम क्या फंडा निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला आपसे पूछेगी नहीं, बल्कि बोलेगी जो आपका लास्ट टाइम ये जो आपको मिलता है ये क्या होता है, तो ये एक एवरेज होता है। ठीक है, रैंक्स का एक एवरेज होता है। ओके, तो या आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा तो उसमें आपको ये वैल्यूज गिवन होंगे। ठीक है, और ये तो मैंने ये स्टैटिस्टिक्स में बहुत कॉमन है, जब भी डिफरेंस आप निकालते हो ना तो उसका सम हमेशा ज़ीरो होता है। ओके, यानी कि समेशन ऑफ डी इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ओके, तो आपके पास फॉर्मूला है बस वही डिसिपेटिव फॉर्मूला, रो इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय n क्यूब माइनस n। तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर इनको हमने सम किया तो कितना मिला 114, तो 6 इंटू 114, 6 इंटू 114 कितना मिलेगा 684 डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n, यानी कि 8 का क्यूब, 8 का क्यूब देखो 8 का क्यूब होता है 512, कितना होता है 12, तो उसको करेगी n माइनस, यानी कि माइनस करेगी 8, तो कितना आएगा 504 आएगा, 504 आएगा। ठीक है, तो क्या करोगे इसको आप ये करोगे सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे मिलेगा आंसर। ठीक है, सो यहाँ पे ये रैंक डिफरेंस का मेथड ख़त्म हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे, कोरिलेशन हमने ख़त्म किया तो रिग्रेशन पढ़ेंगे। अब एमसीक्यूज में आपके लिए लेके आओगे, लेकिन फिलहाल एक बार आप सिलेबस को ख़त्म होने दो। आप भी साथ साथ इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से रिपीट करो, अगेन एंड अगेन पढ़ने की कोशिश करो, तो आपको ये आ जाएगा। और जेएसए में आपके जेएसए वाले पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। ठीक है, सो प्लीज़ एंड प्लीज़ इसको स्किप नहीं करना। और वैसे भी मैं क्या कहता हूँ आपको, स्किप करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्या रखा है स्किप करने में। ठीक है, पता नहीं कब क्या होता है, कितनी कट ऑफ चली जाती है आज। ठीक है, तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक सच्चाई कह रहा हूँ। ओके, सो मैं वीडियो लेक्चर को अब यहीं पे बंद करता हूँ। तो फर्दर प्लीज़ एंड प्लीज़ आप एक काम करना, वीडियोस को प्लीज़ लाइक किया करो, ताकि मतलब मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, और जितना जितना आप लाइक करोगे ना उतना यूट्यूब भी मेरे वीडियोस को प्रमोट करेगा। आई बात समझ? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मेहनत करते रहिए।